हमारे एक सुनने वाले ने हमें भूगोल की किताब से 50 सवाल जवाब का एक सेट भेजा है। अच्छा। विषय है उद्योग। अब पहली नजर में ये थोड़ा सूखा लग सकता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन आज हमारा मिशन इन सीधे साधे सवालों के पीछे जो बड़ी कहानी छिपी है उसे निकालना है। मतलब एक कोड की तरह इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल, भारत की जो औद्योगिक पहचान है उसे समझने के लिए। ये नजरिया दिलचस्प है क्योंकि सवाल जवाब हमें सिर्फ तथ्य देते हैं ना। लेकिन जब हम उन तथ्यों को जोड़ना शुरू करते हैं तो एक पूरी तस्वीर उभरती है। सही बात है। ये देखने जैसा है कि कैसे गन्ने के खेत से लेकर हमारे कप में पड़ी चीनी तक का सफर वो सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी कहता है। तो चलिए इन सुरागों को जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला सुराग, सबसे बुनियादी सवाल, उद्योग क्या है? नोट्स कहते हैं वस्तुओं का उत्पादन। एक परिभाषा। हाँ, पर ये तो एक परिभाषा हुई। असल में इसका मतलब है बदलना, किसी चीज को दूसरी चीज में बदलना। और इस बदलाव का जादू शुरू होता है कच्चे माल से। सही पकड़ा, यही इसका दिल है, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे स्रोतों में कपास का जिक्र है जो खेतों में उगता है। हाँ। अब अपने आप में उसकी शायद उतनी कीमत नहीं है, लेकिन जब एक उद्योग उसे धागे में, फिर कपड़े में और फिर एक शर्ट में बदलता है, बिल्कुल, तो उसकी कीमत और उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। यही वैल्यू क्रिएशन है जो उद्योग का असली काम है। गन्ना चीनी बन जाता है, लकड़ी कागज। एक तरह का आर्थिक एल्केमी है ये। और इस एल्केमी, इस बदलाव की प्रक्रिया को ताकत देने के लिए एक ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है ऊर्जा, जिसमें सबसे अहम है बिजली। हाँ, तो हमारे पास दो शुरुआती चीजें हैं, कच्चा माल यानी बदलने के लिए चीज, और ऊर्जा मतलब बदलने की ताकत। बिल्कुल, आप इसे ऐसे देख सकते हैं, कच्चा माल वो सामग्री है जिससे केक बनेगा। अच्छा। और ऊर्जा वो भट्ठी है जिसमें केक पकेगा। बिना भट्ठी के सामग्री बेकार है और बिना सामग्री के भट्ठी खाली। सही बात है। किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन में ये दो चीजें सबसे पहले देखी जाती होंगी। सबसे पहले, क्या वहाँ कच्चा माल आसानी से मिलेगा और क्या वहाँ 24 घंटे बिजली मिलेगी? तो क्या सारी भट्टियां सारे उद्योग एक जैसे होते हैं? जाहिरन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नोट्स में उद्योगों को उनके आकार और पैमाने के हिसाब से बांटा गया है। एक तरफ है कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री। इसका विचार ही बहुत व्यक्तिगत है। ये वो उद्योग है जहां इंसान का हुनर मशीन पर हावी होता है। सोचिए, एक कुम्हार जो अपने चाक पर दिए बना रहा है, या कोई बुनकर जो हाथ से कालीन बुन रहा है। बिल्कुल, ये घरों में छोटे स्तर पर चलाए जाते हैं। यहाँ उत्पादन की गिनती सैकड़ों में होती है, लाखों में नहीं। और फिर इससे एक कदम आगे हैं लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जहाँ छोटे मशीनों का इस्तेमाल होता है। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर आते हैं भारी उद्योग। यहाँ तो नाम ही सब कुछ बता देता है, भारी मशीनें, भारी निवेश और भारी उत्पादन। हाँ, और भारी उद्योग का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे नोट्स में दिया गया है लौह इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री। ये किसी भी देश की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी है। आप जो भी बड़ी चीज अपने आसपास देखते हैं, कारें, इमारतें, पुल, रेलवे लाइनें, वो सब स्टील से बनती हैं। और जब हम भारत में स्टील की बात करते हैं तो एक नाम तुरंत जहन में आता है, जमशेदपुर। हाँ, नोट्स में भी इसे भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र बताया गया है। लेकिन जो बात मुझे चौंका रही है वो है टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को की स्थापना का साल 1907। ये तारीख बहुत कुछ कहती है। 1907 यानी भारत की आजादी से 40 साल पहले। 40 साल पहले। ये इस धारणा को तोड़ता है कि भारत में बड़ा औद्योगिक विकास आजादी के बाद ही शुरू हुआ। सही बात है। जमशेदजी टाटा का एक निजी उद्यम, उस दौर में इतना बड़ा सपना देखना और उसे साकार करना, ये भारत के अपने उद्यमशीलता की कहानी है। ये दिखाता है कि औद्योगिक सोच यहाँ पहले से मौजूद थी। और एक स्टील प्लांट लगाना कोई छोटा काम तो है नहीं। नोट्स बताते हैं कि इसके लिए लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर तीनों की जरूरत होती है। तीनों की। इसका मतलब है कि आप कहीं भी स्टील प्लांट नहीं लगा सकते। आपको भूगोल का गुलाम बनना पड़ता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक और तरह का उद्योग तस्वीर में आता है जिसका जिक्र इन कागजों में है, खनन उद्योग, माइनिंग। हाँ, माइनिंग। ये एक प्राथमिक गतिविधि है जहां हम सीधे धरती से संसाधन निकालते हैं। अच्छा। ये उद्योग स्टील प्लांट जैसे द्वितीयक उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करता है।
तो जमशेदपुर की सफलता का राज यही था कि उसके आसपास ही कोयले और लौह अयस्क की खदानें थीं। मतलब वहां भूगोल ही वरदान बन गया। बिल्कुल। ये तो हुई भारी उद्योग की कहानी जो जमीन और संसाधनों से बंधी है। लेकिन स्रोतों में एक और बड़े औद्योगिक केंद्र का जिक्र है जो एक अलग ही कहानी कहता है, मुंबई। वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। हाँ। और ये दिलचस्प है, अगर स्टील भारत की औद्योगिक ताकत का प्रतीक है तो कपड़ा भारत की औद्योगिक विरासत का। इसे भारत का सबसे पुराना उद्योग कहा गया है। बिल्कुल। और मुंबई का केंद्र बनना बहुत स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि उसके पास बंदरगाह था। पोर्ट। हाँ, पोर्ट। कच्चा माल जैसे अच्छी क्वालिटी की कपास जहाज़ों से आ सकती थी और तैयार कपड़ा दुनिया भर में भेजा जा सकता था। तो जमशेदपुर अपनी खदानों की वजह से सफल हुआ और मुंबई अपने बंदरगाहों की वजह से। दोनों की सफलता भूगोल से जुड़ी है, लेकिन अलग अलग तरह से। यहाँ और भी कई उदाहरण हैं। ऊनी कपड़ों के लिए लुधियाना, जूट के लिए पश्चिम बंगाल, जूतों के लिए आगरा। ऐसा लगता है जैसे हर शहर की अपनी एक औद्योगिक पहचान है। इसे औद्योगिक क्लस्टर कहते हैं। अच्छा, क्लस्टर। हाँ, जब एक जगह पर किसी खास उद्योग से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम बन जाता है, कच्चा माल, कुशल कारीगर, सप्लायर, बाजार, तो वो जगह उस उद्योग का गढ़ बन जाती है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती होती है, इसलिए वहां जूट मिलें लगाना तार्किक था। लुधियाना में पीढ़ियों से ऊनी कपड़ों का काम करने वाले कारीगर हैं। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, इसमें संस्कृति और इतिहास भी मिला हुआ है। अगर हम शहरों से ऊपर उठकर राज्यों की बात करें तो गुजरात को भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य बताया गया है। और दक्कन के पठार को सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र। हाँ। और ये दोनों बातें समझ में आती हैं। दक्कन का पठार खनिजों का खजाना है, इसलिए वहां खनन और उस पर आधारित उद्योग पनपे। वहीं गुजरात के पास लंबी तटरेखा, बड़े बंदरगाह और एक स्वाभाविक कारोबारी माहौल है, जिसने उसे मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना दिया। बिल्कुल। अब तक हम उन उद्योगों की बात कर रहे थे जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, स्टील, कपड़ा, जूते। लेकिन अब जरा 21वीं सदी में आते हैं। नोट्स में एक नए खिलाड़ी का जिक्र है, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी उद्योग। और ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। आईटी उद्योग को तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर में गिना जाता है। सर्विस सेक्टर? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। प्राथमिक उद्योग जमीन से चीजें निकालता है, द्वितीयक उद्योग उन्हें बनाता है, और तृतीयक उद्योग सेवाएं प्रदान करता है। आईटी उद्योग कुछ बनाता नहीं है, वो कोड लिखता है, सॉफ्टवेयर चलाता है, समस्याओं को सुलझाता है। उसका कच्चा माल लोहा या कपास नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग है। और इस नए उद्योग का जमशेदपुर या मुंबई कौन है? नोट्स के हिसाब से वो है बैंगलोर। बिल्कुल। बैंगलोर इस नए भारत का प्रतीक है, एक ऐसा औद्योगिक केंद्र जिसे सफल होने के लिए न खदानों की जरूरत है न बंदरगाह की। उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, कुशल इंजीनियर और तेज इंटरनेट। जहां जमशेदपुर की सफलता जमीन के नीचे छिपे खजाने पर निर्भर थी, वहीं बैंगलोर की सफलता हमारे युवाओं के दिमाग में बसे ज्ञान पर निर्भर है। यह दिखाता है कि औद्योगिक विकास का पैमाना कैसे बदल गया है। बिल्कुल। आईटी के अलावा और भी आधुनिक उद्योग हैं, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि विमानन उद्योग का भी जिक्र है। एविएशन। हाँ, और बैंगलोर में स्थित HAL का नाम लिया गया है जो हवाई जहाज बनाता है। इन नोट्स में एक शब्द एम्बार्क भी है जो विमानन से जुड़ा बताया गया है। एम्बार्क, शायद ये किसी खास कंपनी या प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है। स्रोत में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन HAL का जिक्र महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ कारें और टीवी ही नहीं, बल्कि हवाई जहाज जैसे बेहद जटिल और उच्च तकनीक वाले उत्पाद भी बना रहा है। और पेट्रोकेमिकल उद्योग भी है। हाँ, जिसका कच्चा माल पेट्रोलियम है और जिससे प्लास्टिक बनता है। आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी दुनिया प्लास्टिक के बिना कैसी होगी। सही बात है। ठीक है, तो हमने उद्योगों के प्रकार और उनके केंद्रों को समझ लिया, लेकिन कोई उद्योग सफल कैसे होता है? इन नोट्स में एक पूरी चेकलिस्ट दी गई है, कच्चा माल, परिवहन, श्रम, बाजार और ऊर्जा। ये तो किसी बिजनेस को शुरू करने की रेसिपी की तरह है। हाँ, बिल्कुल। आपके पास बेहतरीन कच्चा माल हो सकता है, लेकिन अगर उसे फैक्ट्री तक लाने के लिए परिवहन लॉजिस्टिक्स नहीं है तो वो बेकार है। सही। फैक्ट्री में काम करने के लिए कुशल लोग चाहिए, यानी श्रम। मशीनें चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और जब आपका उत्पाद तैयार हो जाए तो उसे खरीदने वाले लोग यानी बाजार भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है जो इस पूरी रेसिपी का स्वाद ही बदल सकती है।
उससे कई गुना बेहतर बना सकती है। हाँ, और वो है आधुनिक तकनीक। निश्चित रूप से तकनीक एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है। ये हर चीज को तेज, सस्ता और बेहतर बनाती है। 1907 के टाइस्को प्लांट और आज के एक आधुनिक स्टील प्लांट में जो फर्क है वो तकनीक का ही है। मतलब आज रोबोट्स वेल्डिंग कर रहे हैं, AI सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा है। हाँ। तकनीक के बिना आज के पैमाने पर उत्पादन असंभव है। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी उद्योगपति के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला क्या होता है? नोट्स कहते हैं स्थान चयन। फैक्ट्री लगाएं कहाँ? हाँ, और ये एक बहुत जटिल फैसला है। क्या मैं कच्चे माल के पास फैक्ट्री लगाऊं या बाजार के पास? क्या मैं वहां जाऊं जहां मजदूर सस्ते हैं या वहां जहां बंदरगाह पास है? सही जगह चुनना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। बिल्कुल। और आखिर में ये सब क्यों किया जा रहा है? इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्रोत साफ कहते हैं, लाभ कमाना, प्रॉफिट। हाँ, उद्योग एक आर्थिक गतिविधि है, चैरिटी नहीं। और जब उद्योग लाभ कमाते हैं तो इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। सबसे बड़ा फायदा है आर्थिक विकास और लोगों के लिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। और जिन लोगों को ये रोजगार मिलता है उन्हें मजदूर कहा जाता है। ये इसका सबसे सकारात्मक पहलू है। उद्योग पैसा बनाते हैं जिससे सरकार को टैक्स मिलता है और देश में सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनते हैं। और सबसे बेहतर, ये लाखों लोगों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का जरिया देते हैं, उनके परिवारों का पेट भरते हैं। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू होता है। इन नोट्स में उद्योगों से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या बताई गई है प्रदूषण, और उसमें भी सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण। हाँ। और यही औद्योगिक विकास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो फैक्ट्रियां हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए चीजें बना रही हैं, वही हमारी हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला भी बना रही हैं। ये नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, और तब से लेकर आज तक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती रही है। तो ये संतुलन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ सरकार की भूमिका आती है। नोट्स के मुताबिक सरकार उद्योगों के लिए नीतियां बनाती है। पॉलिसीज, हाँ। ये नीतियां नियम कानून का एक ढांचा है। सरकार तय करती है कि कोई फैक्ट्री रिहायशी इलाके में नहीं लग सकती। वो प्रदूषण के मानक तय करती है कि एक फैक्ट्री की चिमनी से कितना धुआं निकल सकता है। टैक्स में छूट भी देती है। हाँ, वो कंपनियों को टैक्स में छूट देती है अगर वे ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। एक अच्छी औद्योगिक नीति का काम विकास की गाड़ी को दौड़ाना भी है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि उस गाड़ी का ब्रेक सही काम करे। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ें तो तस्वीर क्या बनती है? हमने उद्योग की परिभाषा के जादू से शुरू किया, कच्चे माल को कीमती चीजों में बदलना। हाँ, फिर हमने हाथ से काम करने वाले कुटीर उद्योगों से लेकर विशाल स्टील प्लांट तक का सफर देखा। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे जमशेदपुर जमीन से जुड़ा है और बेंगलोर ज्ञान से, और अंत में हमने विकास और प्रदूषण के दोहरे चेहरे को समझा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यापक तस्वीर है। ये हमें बताती है कि उद्योग सिर्फ फैक्ट्री और मशीनें नहीं है। नहीं, वे भूगोल, इतिहास, तकनीक, अर्थशास्त्र और सरकारी नीतियों का एक जटिल मिश्रण है। कच्चे माल से लेकर हमारे हाथ में आए तैयार उत्पाद तक का सफर बहुत लंबा और कई परतों वाला है। इन 50 सवालों ने हमें उन परतों को खोलने में वाकई मदद की है। हाँ, की है। जाते जाते एक विचार। इन स्रोतों ने हमें बताया कि उद्योगों में काम करने वाले लोगों को मजदूर कहते हैं। ये परिभाषा दशकों से चली आ रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI उद्योगों में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या मजदूर की ये परिभाषा हमेशा ऐसी ही रहेगी? जब एक फैक्ट्री को चलाने के लिए हजारों इंसानों की जगह सिर्फ 100 लोग और 1000 रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी, तब रोजगार का क्या होगा? क्या भविष्य का उद्योग धन तो पैदा करेगा लेकिन रोजगार नहीं? और अगर ऐसा होता है तो उस विकास का लाभ समाज के हर हिस्से तक कैसे पहुंचेगा? ये सवाल इन नोट्स में नहीं है, लेकिन ये इन्हीं से उभरता है।